अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बेहद अहम मसले की चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पर्यावरण हमारे समक्ष अब बेहद विकराल रूप में उपस्थित हो चुकी है। जब हम देश के अन्य सामान्य मुद्दों में उलझे हुए हैं, उस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी हमारे और आपके पीढ़ियों की सबसे बड़ी समस्या ने दस्तक दे दी है। पर्यावरण प्रदूषण भारत की सर्वाधिक विकराल समस्या के तौर पर उभर कर सामने आया है। स्वीडन की एक सबसे बड़ी संस्था ने भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। बल्कि दुनिया भर के में उन देशों की रिपोर्ट जारी की है जहां पर्यावरण की हालत बेहद खराब है, जहां सामान्य जिंदगी के लायक पर्यावरण नहीं है, वहां की रिपोर्ट जारी हुई है। और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाला, बेहद परेशान करने वाला और बहुत ही विचलित करने वाला है। दुनिया के 30 देशों में जो सर्वे हुए हैं, जो 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहर दुनिया भर में खोजे गए हैं, 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 अकेले भारत से हैं। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 अकेले भारत से हैं और उसमें भी 11 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। दुनिया के 30 प्रदूषित देशों में 22 भारत से और उन 22 में 11 उत्तर प्रदेश से हैं। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। यहां की हवा जीने के लायक नहीं है। यहां जब ऑक्सीजन समझकर आप सांस अंदर खींचते हैं तो उस वक्त आप पोल्यूशन अपने भीतर ले रहे होते हैं। इसी कारण कैंसर के रोग बढ़ा है, इसी कारण फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां बढ़ी हैं, इसी कारण लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ी हैं, सामान्य बीमारियां बढ़ी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, हाइपरटेंशन बढ़े हैं, लोगों की उम्र घट रही है। अगर आप इन शहरों में रह रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी उम्र 10 से 15 वर्ष सामान्य शहरों के मुकाबले कम होगी, क्योंकि यहां लेने वाली ऑक्सीजन दरअसल वो ऑक्सीजन नहीं है, आप जहर अपने भीतर ले रहे हैं। समाज में फैलते जहर को आप एक तरफ करें, जो आपके शरीर के लिए जो जीवनदायिनी है ऑक्सीजन, वो सर्वाधिक प्रदूषित है। दुनिया के 30 देशों में 11 अकेले उत्तर प्रदेश से होना यह बताता है कि हमने अपने पर्यावरण को तबाह और बर्बाद कर डाला है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमने एक बेहद खराब हिंदुस्तान छोड़कर हम लोग जाने वाले हैं। शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण से बड़ी बर्बादी कोई होने वाली नहीं है। हम राजनीतिक समस्याओं से लड़ सकते हैं, हम महंगाई से लड़ सकते हैं, हम आर्थिक मंदी से लड़ सकते हैं, लेकिन पर्यावरण हमारे लिए सर्वाधिक बड़ी चुनौती के रूप में है। और अगर हमने अभी तत्काल ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकारों ने इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो यकीन मानिए कि यहां पर जीना और सांस लेना शायद सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स के भरोसे रह जाएगा। यह आने वाले वर्षों में होने वाला है। सामान्य से 10 गुना ज्यादा खराब एयर क्वालिटी भारत में है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में। गाजियाबाद दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित दूसरा नंबर का शहर है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बिसरख, कौन सा ऐसा शहर बचा है उत्तर प्रदेश का जहां पर एयर क्वालिटी की हालत थोड़ी बहुत भी ठीक हो? हमने अपनी ही आबो हवा को बर्बाद कर डाला है, तहस नहस कर डाला है। जो मॉर्निंग वॉक में आप ये सोचते हैं कि आप ताजा हवा ले रहे हैं, दरअसल उस वक्त आप ताजा प्रदूषण अपने शरीर के भीतर ले रहे होते हैं। पर्यावरण की ऐसी बदहाली हाल के वर्षों में कभी देखने को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण की बुरी हालत में अफसोस की बात है कि अब तक राज्य सरकारों की प्राथमिकता की लिस्ट में नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट की प्राथमिकता की सूची में नहीं है कि हम अपने यहां का पर्यावरण कैसे ठीक करें। हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हम सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहते जो वाकई हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। और जनता भी इस पाखंड में इस कदर उलझी है कि उसको अपने वास्तविक मुद्दों की कोई चिंता नहीं है।
आपके इसी पाखंड का फायदा राजनेता उठाते हैं कि जिस वक्त पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बेहतर रणनीति और नीति की जरूरत है, आप दूसरे मुद्दों में उलझे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि आपके पुरखों ने, आपके मां बाप ने, आपके ग्रेट फादर्स ने हमें एक अच्छा हिंदुस्तान दिया था, साफ सुथरा दिया था, अच्छी प्रकृति दी थी, पेड़ पौधों की पूजा करना सिखाया था, और आपने क्या किया? आपने हिंदुस्तान को बर्बाद और तबाह किया है। आपने यहां की आबो हवा में इस कदर प्रदूषण घोला है कि आज ये जीने लायक नहीं है, सीवियर कंडीशन में है, सीवियर। कब समझेंगे आप, या समझना नहीं चाहते? दुनिया ने समझ लिया है। शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन शायद उतना प्रभावशाली नहीं था। तो 2012 में पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, भारत भी उसका पार्ट है। हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात कैसे बिखर खराब हो रहे हैं। सर्वाधिक प्रदूषण कहां से फैलता है? सामान्य स्थितियों पर गौर करें आप। पावर प्लांट, औद्योगिक लगातार बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वाहनों का प्रदूषण, निर्माण का प्रदूषण और अपशिष्ट को जलाना। हमें पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं है। हमारी जैसी नासमझी दुनिया का कोई देश नहीं कर रहा है, चाइना तक नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हालात बेहद खराब हैं। यहां सीवियर कंडीशन में है हवा। जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने भीतर न जाने कितने कार्बन आपके शरीर में जा रहे होते हैं। यही कैंसर का कारण बनते हैं, यही दमे का कारण बनते हैं, यही आपको फेफड़ों की समस्याएं पैदा करते हैं, यही आपको हार्ट अटैक लाते हैं, यही कैंसर फैलाते हैं। तो यह हमारी प्राथमिकता में क्यों नहीं है? भारत में 17 लाख लोग सालाना सिर्फ प्रदूषण के समस्या के कारण उनकी मौत होती है, 17 लाख। लेकिन ना तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में है, ना हमारी सरकारें इस पर कभी गंभीरता से काम करती है। भाषण सब देते हैं, मीठी बातों से चीजें नहीं होने वाली, आपको अब करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। पॉपुलेशन के बाद पर्यावरण इस सदी की सर्वाधिक बहुत बड़ी समस्या है, और यह त्रासदी के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है। अगर हमने अब एक्ट नहीं किया तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को खराब उत्तर प्रदेश देकर आप जाने वाले हैं। आपका समय तो जितना था वो हो ही चुका है, जो बचा खुचा वो भी होगा, लेकिन आप सोचे कि आप अपने बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं। प्रदूषण से भरा हुआ उत्तर प्रदेश, जहां आप सांस नहीं ले सकते हैं। क्या आप ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं कि आपके बच्चे पीठ में बस्ता नहीं, सिलेंडर लादकर घूमें, नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलें? हम अभी नहीं सुधरे, एक दिन ऐसा आने वाला है। जिन्हें आज मेरी बात अतिरेक लग रही हो, जिन्हें लग रहा है कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं, एक दिन ये बात जरूर याद करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है ये, इसके अंतरराष्ट्रीय इसकी मान्यता है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित देश शहरों में भारत के 22, और उसमें भी 22 में 11 उत्तर प्रदेश के। ये हमारी सबसे बड़ी विफलता का परिचायक है। और ये कोई 1-2 साल में नहीं हुआ है, ये दशकों से समस्या चली आ रही है। सरकार दर सरकार ये समस्या विद्यमान है, लेकिन हम इस पर एक्ट करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है। ना हमने क्योटो प्रोटोकॉल से सीखा, ना हमने पेरिस एग्रीमेंट से सीखा, ना हमने भारत की पर्यावरण की तबाही से सीखा, ना हमने उत्तराखंड की तबाहियों से सीखा। जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, हम उससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम पर्यावरण प्रदूषण को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट सुने। फिर आज मैंने बहुत विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है ताकि आपकी आंखें खोली जा सकें, आपके पाखंड से पर्दाफाश किया जा सके, और आपको बताया जा सके कि आप आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर उत्तर प्रदेश देकर जाएं। सुने कुछ बयान।
लंग्स जो हमारा बहुत अभिन्न अंग है, हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होना, उसके अंदर अस्थमा होना, और जो सीओपीडी के पेशेंट है उनके अंदर एक्यूट इमरजेंसी हो जाना, एग्जैजरेशन होना, इन सब प्रॉब्लम्स का, हार्ट फेलियर होना, ये सारी प्रॉब्लम वायु प्रदूषण की वजह से हो सकती हैं। कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है वो बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का, जहाँ हमेशा कूड़ा आप जलाते रहते हैं। दूसरा रोड डस्ट की जो इश्यूज़ हैं, कंस्ट्रक्शंस का है। फिर आप जो ब्रिकलिंस है, जो ब्रिकलिंस को आप रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग हैं जिसके ऊपर कभी कोई आपने कुछ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा कारण वेहिकुलर पोल्यूशन है। पराली और ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब चीज़ें ऐड करती हैं, लेकिन एनजीटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बहुत सख्ती से वेहिकुलर पोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा वो योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई देने की। तो ये जो क्लीन इंडिया, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, जो ये योजनाएं हैं हमेशा ऐसी ही फेल होती रहेंगी, और जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं किया गया। सड़कों पर पेंटिंग बनाकर ढोंग करना, फ्लाईओवर्स पर पेंटिंग बनाकर ग्रीन यूपी, ग्रीन नोएडा, ग्रीन गाजियाबाद, ग्रीन लखनऊ लिखकर नौटंकी करने वालों के लिए यह रिपोर्ट उनके पाखंड से पर्दाफाश करती है कि हम पर्यावरण प्रदूषण में किस हालात पर जाकर खड़े हुए हैं। आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर विभूति राय बहुत ही जाने माने पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं केजीएमयू के। मनोज मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश बहुत ही जाने माने प्रदूषण विशेषज्ञ हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर राहुल चौधरी जी भी बहुत ही प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। आज राजनीतिक डिबेट की प्रतीक्षा में बैठे लोगों के लिए थोड़ा कठिन वक्त होगा। उन्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं पर्यावरण पर डिबेट क्यों कर रहा हूं, पर मैं करूंगा ये डिबेट ताकि मैं आपके पाखंड से का पर्दाफाश करूं और आप बता सकूं कि आपने उत्तर प्रदेश की आबो हवा को किस तरह से बर्बाद किया है। प्रोफेसर सूर्यकांत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो बहुत लंबे समय से, पिछले 38 सालों से चिकित्सा के प्रोफेशन में हैं। ये बढ़ता हुआ प्रदूषण जी, 30 में से 11 शहर दुनिया के उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर्यावरण की हालत यह है कि यहां सांस लेना जहर लेने के बराबर है। कितना खतरनाक है ये? ब्रजेश जी, बिल्कुल ये गंभीर चिंता का विषय है, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप ग्लैमर की डिबेट नहीं, आप गंभीरता की डिबेट करते हैं। वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। ये हो सकता है कि संजीदा लोग तो हमको पसंद करते हों, लेकिन शायद हमें आपको कुछ गालियां भी मिलती होंगी। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे अपने अच्छे समाज के लिए और किसी अच्छाई के लिए। देखिए, वायु प्रदूषण से जैसा आपने बताया कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारी, उसमें भारत में 17 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। और इस वायु प्रदूषण से सिर से लेके पैर तक कोई ऐसा अंग नहीं अछूता है जिससे उसका दुष्प्रभाव ना पड़ता हो। ब्रेन में माइग्रेन हो सकता है, क्रॉनिक हेडेक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। आप आंखों में आए तो आंखों में जलन हो सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, आंखों के और बहुत सारी एलर्जी हो सकती हैं। नाक में एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, गले में एलर्जिक फेरिंजाइटिस हो सकती है। फेफड़े में आए तो सांस, अस्थमा, सीओपीडी और लंग कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आप विभिन्न अंगों में जाएंगे, बहुत सारे गंभीर आपको उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। एक और चिंता की बात है, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। मैं आगाह कर दूं कि इस वायु प्रदूषण के कारण जिन महिलाओं के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, ये जो PM 2.5 जो जी PM 2.5 पार्टिकल्स हैं या इनसे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सांस के साथ न केवल फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े से ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में जाके जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके कारण बच्चे की पूरा खान पान सब ब्लड सर्कुलेशन से मां से बच्चे में जाता है, ये उसके अंदर भी चले जाते हैं। और जो बच्चा अभी आपके जीवन में आया नहीं, आपके समाज में आया नहीं, आपके सामने पैदा नहीं हुआ है, उसको वहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है। इंट्रायूट्राइन डेथ तक हो सकती है, और पैदा होने पर एलर्जी, अस्थमा और बहुत क्या इन दिनों इन सब चीजों के मरीज बढ़ गए हैं जिनके मर्ज आपने अभी गिनाए? जी बिल्कुल, मरीज बढ़ गए हैं। और ये मौसम वास्तव में सांस के रोगियों का बढ़ने का मौसम होता ही है। बदलते मौसम में और सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, और जब जब वायु प्रदूषण ऊपर जाता है तब पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जरूर थोड़ी कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से तो बराबर ये मरीज बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में लाखों नहीं, मृत्यु तो अलग बात है, करोड़ अस्थमा के 3 करोड़ रोगी हैं,
सीओपीडी के 3 करोड़ रोगी हैं, टीबी के 30 सर हम लाख हर के करीब चीज पे रोगी। टॉप पे रहते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की शर्म बात है की कि हम बात है। कई बीमारियों पर टॉप पे रहते हैं। करेक्ट सर। प्रोफेसर विभूति राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1992 से एफर्ट दुनिया भर में चल रहे हैं, जी, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल रहा हो या पेरिस एग्रीमेंट रहा हो, उसके बावजूद डेवलपिंग कंट्री के तौर पर भारत ने क्या सिंसियर एफर्ट नहीं किए हैं? और उत्तर प्रदेश जहां बहुत इंडस्ट्रीज भी नहीं है, बहुत ऐसा रिवोल्यूशन भी नहीं हुआ इंडस्ट्रीज का, यहाँ हालात इतने खराब क्यों हैं कि दुनिया के 30 सबसे बदतरीन शहरों में 11 उत्तर प्रदेश के हैं? क्या इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती? और आज देखिए इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपने बहुत गंभीर समस्या को आज उठाया है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को आप केवल एक स्टेट के स्तर पे ना लीजिए, ये दुनिया के जो सबसे पॉपुलेटेड 5 देश हैं उसमें 5वें स्थान पर आता है। जब तक हम इसको स्टेट लेवल पे देखते रहेंगे तब तक हम इस पे एक ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते जिसमें कि कुछ धरातल पर परिवर्तन दिख सके। एक तो इसका साइज और दूसरा इसकी पॉपुलेशन। अब जहाँ तक प्रश्न है वायु प्रदूषण का, जो कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी है। वायु प्रदूषण का मेरी समझ से जो मुख्य कारण है, इंडस्ट्रीज ना होने के बावजूद भी यहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन होना। आप अगर गूगल मैप में लखनऊ शहर, कानपुर शहर और इनको देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ग्रीन बेल्ट बीच में नहीं दिखेगी। जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश हैं, ऐसे शहर हैं, सब जगह पे बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट छोड़ दी जाती हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जो ग्रीनरी है एक्चुअल में, लिखने से नहीं, जो एक्चुअल में ग्रीनरी है उससे, ये हमारी प्राथमिकताओं में क्यों नहीं? हमारी मतलब गवर्नमेंट की या समाज की भी। जी, और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है सरकार की भी कहीं ना कहीं इसमें दोष रहेगा कि उन्होंने ग्रीन बेल्ट का एक मैसिव प्राविधान नहीं किया अपने जो सिटी के डेवलपमेंट में। तो ये आपका कहना कि इंडस्ट्रीज ना होने, कम होने के बावजूद भी यूपी में है, तो उसका कारण यही हमारी है प्राथमिकताओं में नहीं है पर्यावरण प्रदूषण कार्बन को डाइऑक्साइड जो मुख्य रूप से उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स और बड़े बड़े पेड़ जो हैं, उसकी बहुत समस्या है। आप देख लीजिए पूरे शहर में, लखनऊ में मैं रहता हूँ, यहाँ पर आपको मुश्किल से 0.5% या उससे कम भी आपको एरिया ग्रीन बेल्ट के रूप में दिखेगा। जी डॉक्टर मनोज मिश्रा जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इस वक्त मेरे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सवाल पूछूं उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जिस शहर से आप मुझसे मुखातिब हैं इस वक्त, कानपुर, वो दुनिया के बदतरीन 8वें नंबर का शहर है जहाँ की हवा बहुत ही खराब है। आप कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? देखिए ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गंभीर विषय पर चर्चा करी, और दिल से आपको साधुवाद। पूरे प्रदेश की जनता साधुवाद कर रही है, पूरे देश की जनता आपके लिए साधुवाद। मैं इस विषय पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो वायु प्रदूषण का 11 शहरों का देश के आया है, उसके बारे में ये कह दूं कि कारक क्या है। तो मैंने आज 3-4 घंटे जब से आपके शो की बात आई, स्टडी करी और बिंदु निकाले हैं। एक तो वाहन जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण कारण है। खाना बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन, विद्युत उत्पादन में कोल का उपयोग, उद्योग, निर्माण और पराली, ये 6 कारण है जिनसे यह वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो ये वायु प्रदूषण में केंद्र सरकार जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, बिंदुवार में बता रहा हूं कि वाहनों में स्क्रैप पॉलिसी लाए, ताकि जो वाहन है वो 2.5 पीएम के पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, उन पर रोक लगे। दूसरा BS6 का प्रयास चल रहा है और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस चल रहा है। जो जीवाश्म ईंधन देश में उपयोग किया जाता है आबादी के कारण, उसमें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर्स दिए गए ताकि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ना हो। और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी अपने देश में काफी कम थी, तो उसका 10 वर्षों में 3 गीगावाट से लेकर 9 गीगावाट तक कर दी, क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। कोल अभी तक 65% एनर्जी का शेयर लेता है कोल से, तो कोल का जितना कम उपयोग होगा उतना ही। पर डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, ये गवर्नमेंट की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं है? ये पैनिक अलार्म है, अलार्म नहीं है, पैनिक अलार्म है। देखिए, और हम सब प्रभावित हैं। आपने बहुत गंभीर डिबेट करी, इसलिए गंभीरता से उत्तर दे रहा हूं। इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं कि आप ये देखिए, फर्स्ट सेकंड जो रेवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, उसमें जो विकसित देश थे
उन्होंने प्रदूषण के लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद जो भारत और चीन का औद्योगिकीकरण बढ़ा तो इनको जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि सच्चाई यह है कि भारत और चीन का प्रति व्यक्ति प्रदूषण और जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो दुनिया में अभी काफी कम है और एनर्जी कंजम्पशन भी भारत में कम है। लेकिन फिर भी अर्जेंट कोई कड़े प्रदूषण है, नियम, इस कोई बात को पॉलिसी, स्वीकार कोई करना पड़ेगा कानून क्यों और नहीं इससे बनता कम्बैट करना ताकि हम अपने प्रदेश, अपने शहर की आबो हवा तो ठीक कर पाएं। हम आप बिल्कुल जीवित सही बात है रहेंगे आपकी। तब तो मैं एंकरिंग लेकिन- करूंगा और आप राजनीति करोगे। ब्रजेश जी, मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये जो 6 कारक हैं वो धीरे धीरे समाज के प्रयास से, सरकार के प्रयास से, एनजीओ के प्रयास से, वैज्ञानिकों के प्रयास से, सबके प्रयास से नियंत्रित करने पड़ेंगे। Thank you. केवल एक सेगमेंट के प्रयास से ये कंट्रोल ओके, नहीं होंगे। आईपी सिंह, और मैंने समाजवादी ये- पार्टी के प्रवक्ता जी। आईपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 11 शहर हैं। आपकी भी पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, 3 बार मुलायम सिंह जी रहे हैं और 1 बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बावजूद देखिए उत्तर प्रदेश की ये हालत है। सिर्फ किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि पिछले 20 सालों की सभी सरकारें और हमारा समाज भी जिम्मेदार है इस मसले को लेकर कि हमने अपने से अपनी आबो हवा बर्बाद कर डाली है। देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो विज्ञापन वाली सरकार है। मुख्यमंत्री को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो चुनाव प्रचार में लगाते हैं। जो नगर विकास मंत्री हैं, कभी वो लखनऊ का भ्रमण नहीं करते, किसी महानगर, किसी नगर पालिका, और जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, सब जगह एक जैसे हालात हैं। मैं तो यही मांग करता हूं कि इतनी ये अयोग्य सरकार है और ऐसे नगर विकास मंत्री को तत्काल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ब्रजेश जी, 15 फरवरी के आसपास कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में हमने 1000 स्पॉट आइडेंटिफाई किए। आपसे भी मैंने उसका निवेदन किया था और दिखाया था कि देखिए ये शहर में सड़कें टूटी हुई हैं और इसके वजह से पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, धूल उड़ रही है चारों तरफ, त्राही डॉक्टर साहब वेट करिएगा, अपने बारी में आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल आप नोट कर लें। आज ढकी हुई है, रिवर फ्रंट तहस नहस हो गया है। और एक सबसे अहम बात बताऊं ब्रजेश जी, जो मैं समझता हूं कि सूर्यकांत जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमने कैसे उत्तर प्रदेश का पर्यावरण ठीक हो इसके लिए हमने 56 घंटे स्टडी किए थे और 56 घंटे की रिपोर्ट इस सरकार को सबमिट किया था, जिसमें टॉप पर, देश के टॉप सबसे साफ सुथरे शहर में इंदौर था, उज्जैन था और भोपाल थे। ये 3 शहर थे और 56 घंटे मई महीने में मैं उन सभी जगहों पर गया और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करी। और इतना ये निकम्मा, इतने महाभ्रष्ट है सरकार, उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। और मुझे शर्म आती है कि हम राजधानी में रहते हैं जो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है, शुक्रिया, देश की राजधानी का वही हाल है। और मुझे एक मिनट देश का प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है उससे पहले कहता है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे 100 स्मार्ट सिटीज, ये जो जिले और शहर थे आपने उनको, प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी, थैंक यू। आईपी सिंह जी शुक्रिया। अब अपनी अगली बारी का आप इंतजार करिए। ओके, धन्यवाद, समय नहीं है। धन्यवाद। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आज जो रिपोर्ट स्वीडन की कंपनी की है, स्वीडन की संस्था की आई हुई है IQAIR की, ये बहुत चिंताजनक है। आप लोग इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हम ये उम्मीद कर रहे थे कि 2019 से अब हालात कुछ बदलेंगे 2 साल में, लेकिन ये और बदतर होते जा रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये डिबेट का जो मुद्दा आपने रखा है, प्रदूषण आजकल हमारे देश की एक सबसे गंभीर समस्या है। और जो रिपोर्ट हमारी अभी आई है उसमें ये बता रहे हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक PM 2.5 जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, जिनको कि जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत जी ने बताया कि इसको हम इनहेल कर लेते हैं और हमारे शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं होता, यानी कि हम हर तरीके से इसके प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। तो 2017 से लेकर 2020 तक जो पोल्यूशन का लेवल है थोड़ा सा कम तो हुआ है, पर
जैसा कि ये हमारा जो PM 2.5 है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए, जो गतिविधि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। तो NGT को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसके लिए बहुत सख्ती से कुछ नियम बनाने चाहिए कि जिससे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है कुछ डाउन हो सके। जैसा कि इंडस्ट्रीज चलती हैं, लखनऊ में तो इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हैं, पर कानपुर में या आसपास में जो हम आप तो बहुत लंबे थर्मल समय से पावर आपने अपना प्लांट पूरा जिसको जीवन कहते खपा हैं, रखा है, उनके पर्यावरण लिए पे हम- काम कर रही हैं। आप मुझे बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है कि हमारी सरकारें इसको लेकर जी हाँ। गंभीर क्यों नहीं है? अब कब? देखिए, ऐसा है कि अगर हम सिर्फ इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे, अगर हम सिर्फ बात ही करते रहेंगे तो उसका कोई समस्या का समाधान हमें नहीं मिलना है। हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, पर जब थर्मल पावर प्लांट है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें अभी भी हम कोल का यूज़ करते हैं, और कोल के साथ में जो सल्फर होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है, जिसको कि सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में हम देख सकते हैं। उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि कोई भी थर्मल पावर इंडस्ट्रीज इसको नहीं हटाती है। तो इस गंभीर समस्या को जब तक हम ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, शहर में जैसे कि हमने ऐसे पेड़ लगा रखे हैं जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते, प्यूरिफायर का काम नहीं करते, हमें पीपल, दिखावटी और पाकड़, सजावटी नीम, पौधे ऐसे लगा। बड़े बड़े पौधे लगाने चाहिए। जी, बिल्कुल, सारे शहर में सिर्फ सजावटी पौधे लगे हैं, दिखावटी पौधे लगे हैं, उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ सुंदरता के काम आते हैं। जी, थैंक तो यू सो मच। हमको प्रोफेसर इसको राहुल चौधरी जी गंभीरता से मुझे इस मुद्दे को दिल्ली से देखना ज्वाइन होगा। कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 21वीं सदी का भारत और पर्यावरण प्रदूषण, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस विषय को हम लोग ठीक से एड्रेस नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में प्रदूषण हो रहा है, इसको बताने के लिए हमें किसी विदेशी संस्था की ज़रूरत नहीं है। देश में जो भी अभी तक की रिपोर्ट आई है उससे हमें साफ पता चल रहा है कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। आप अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे जो PM है वो 415 के आसपास रहता है, कभी 450 रहता है। दूसरा, सरकार की मंशा किस तरह की है वो आपको अगर कुछ सालों के उनके क्रियाकलापों को अगर आप देखें, उनके काम को देखें तो उससे पता चलेगा। आप उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी की सरकार हो या उसके बाद अभी जो सरकार आई हो, ये प्लांटेशन के रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर 1 करोड़ आपने प्लांटेशन किया, उसके बाद कितने पौधे बचे हैं उसका कहीं कुछ अता पता नहीं है। समाजवादी पार्टी के समय में कितने प्लांटेशन किए गए थे उनके मुख्यमंत्री के द्वारा। अभी फिर हमारे जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव चलाए। एक हमारे पास प्लांटेशन के लिए कहीं ज़मीन नहीं है। आप कहाँ से ज़मीन दे रहे हैं जो कि पहले 10 करोड़ पेड़ लगा दिए, फिर 35 करोड़ पेड़ लगा दिए, और उन 35 करोड़ में कभी किसी ने देखा नहीं कि 35 करोड़ में 500 भी बचे या नहीं। इतने पेड़ अगर लग गए होते और उगाए होते तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। हाँ हाँ, और दूसरी बात यह है कि आप परिभाषा बदल के प्रदूषण कम करने की कोशिश करते हैं। आप जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया की अगर आप डेफिनेशन चेंज कर देंगे और बोलेंगे कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ गया, उससे तो फॉरेस्ट कवर बढ़ने वाला है नहीं। आप किसके आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? आप शेरों की, अभी आपको कुछ टाइगर के संख्या के बारे में कुछ समय पहले अगर आपको ध्यान होगा, उन्होंने टाइगर की संख्या बोला कि हमारी सरकार आने के बाद इतने बढ़ गए। आप टाइगर की परिभाषा बदल करके आप बोलते हैं कि टाइगर की संख्या बढ़ गई। और जितने पर्यावरण को प्रोटेक्शन वाले जितने कानून थे उसको आपने इतने साले में किसी तरह से बदल दिया, और जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज को फेवर करने वाले हैं, उससे कैसे काम चलेगा? आप उत्तर प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आज 10 साल पहले कोर्ट में जाके बोलती थी कि हमारे पास स्टाफ नहीं है जो कि काम कर सके। 10 साल बाद भी अगर केस आता है और अगर कोर्ट बोलती है उनको एक्शन लेने के लिए, अभी भी वो यही दोहराते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो 10 साल में कहाँ कुछ बदला नहीं। आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबसे निचली स्तर पे रखते हैं, जिसको आप एक तरह से जहाँ आप पुलिस को रखते हैं उस तरह से उनको भी रखना चाहिए, तभी उनका काम होगा। और सोर्स अपॉर्चमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं से आ रहा है कि अब थर्मल पावर प्लांट से पॉल्यूशन हो रहा है, कोई बोल रहे हैं कि ट्रैफिक से हो रहा है। जैसे दिल्ली NCR में ये अभी जो मौजूदा रिपोर्ट आई है प्रोफेसर साहब, ये कितनी चिंता करनी चाहिए हमें इसकी? देखिए,
ये पहले भी आई हुई थी, अभी भी आई है। चिंता का अब तो एक्शन में का काम है, चिंता करने का तो समय भी निकल चुका है। और अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, जो आपने कानून जो इस तरह के बनाते जा रहे हैं, जो कि सिर्फ इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाले हैं और पर्यावरण को अगले 10 सालों में अगर हमारे एटीट्यूड यही रहता है प्रदूषण को लेके, तो अगले 10 साल के बाद आप भारत को कहां पे देखते हैं, हालात कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हम जो अब जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी के तरह से अगर आप देखें तो जो हेल्थ में हमारा नुकसान हो रहा है, और जो यंग जो लोग हैं, जो शिक्षित हैं और जो रोजगार कर सकते हैं, उनके जो स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, तो इन सब को अगर कैलकुलेट करें और अगर आप जोड़ के देखें तो हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। और जो स्थिति जिस तरह से है, हमारे पास ना हवा होगा, ना पीने को साफ पानी होगा, और उसके लिए क्या करेंगी सरकार, ये तो मतलब अभी आप सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। बीरेन सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज जो रिपोर्ट आई है बेहद चौंकाने वाली है। दुनिया के बदतरीन जो 30 शहरों की जो आबो हवा चेक की गई, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है 2020 की, तो उसमें उत्तर प्रदेश के 11 शहर निकले हैं। ये भी एक अचीवमेंट है। देखिए, ये बात तो सही है। अभी बात आई कि उत्तर प्रदेश जहां 30 में से 11 जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, और यहाँ पर पेड़ सरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में लगाती है हर साल। अब वो पेड़ लगने के बाद कहाँ चले जाते हैं, वन विभाग के अफसर उसका खा जाते हैं कि पुलिस खा जाती है या जानवर खा जाते हैं, ये सरकार इसकी चिंता नहीं करती। वो गिनीज बुक वालों से एक सर्टिफिकेट लेकर उस दिन दिखाती है कि आज हमने 10 करोड़ का पेड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1 जुलाई को ये अभियान चलता है उत्तर प्रदेश में। हर बार ये एक धोखे का अभियान है। अब हाँ, अब शहर आ रहे हैं 11 प्रदूषित पूरी दुनिया में। लेकिन चलिए, कम से कम नंबर 1 में ये हमेशा रहे, चाहे अच्छे में चाहे बुरे में। अब हमारे यहाँ तो देखिए, जीते जी तो आपको पेड़ की ज़रूरत है ही, मरने के बाद भी पेड़ की ज़रूरत पड़ती है जी। उन्हें पेड़ को काट के लकड़ियों पे जलाया जाता है गाँव में आदमी को। भाई वहाँ इलेक्ट्रिक सौदागर नहीं है। तो एक आदमी जितना पर्यावरण को नुकसान करता है, जितना ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत होती है, 10 पेड़ कम से कम उसको पूरा कर पाते हैं मिलकर। लेकिन समस्या ये है कि भ्रष्टाचार का प्रदूषण हर प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, चाहे वायु का है, ध्वनि का हो, फैक्ट्री का हो। लखनऊ में कौन सी फैक्ट्री है और लखनऊ में कौन सी चीनी मिल लगी है जो यहाँ पर आ गया इसका नाम? यहाँ तो खाली मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, वाहन, कंक्रीट के बिल्डिंगें, यही तो है, इन्हीं वजह से प्रदूषण है। और आज लखनऊ का भी जो है 9वें नंबर पे है दुनिया नाम है। तो ये प्रदूषण कैसे खत्म होगा? ये तो देखिए, इसका पीछे बहुत बड़ा कारण जनसंख्या है। जनसंख्या कोई चर्चा नहीं करता। बीजेपी की सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, तब वो बार बार कहती थी कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इस पर कानून आना चाहिए। 2014 से लेके आज तक इस देश में बहुत बार चर्चा हुई, लेकिन कानून जनसंख्या नियंत्रण का नहीं आया, और उसकी वजह से मकान, पानी, रहना, खाना, गाड़ी, सब चीज, आप जहाँ जाइए, रोडवेज, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, कहीं जगह है, तो फिर पर्यावरण प्रदूषण तो खराब होगा ही। तो अच्छा, 15-17 सालों से शासन की कवरेज करते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमारी सरकारों की प्राथमिकता में है पर्यावरण प्रदूषण, उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ये सिर्फ एक इवेंट है और साल में एक बार वन विभाग आयोजित करता है, और उसमें 100-200 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, पेड़ लगा के अपना किनारे करो। लेकिन जो पेड़ या जो वन आच्छादित है, जो हमारे प्रदेश में जो जगह है, उसको भी तो काटा जा रहा है। ये वन विभाग, ये पुलिस वाले बाग का बाग कटवा दे रहे हैं पैसा लेकर। पेड़ बचेंगे कहाँ से? बहुत कम अधिकारी ऐसे हैं आज के समय में जो पेड़ को अपने परिवार की तरह मानते हैं। मैं एक आईपीएस अफसर एपी सिंह को जानता हूं, अष्टभुजा सिंह को, जो सीओ से लेकर आईपीएस बन गए और अपने जीवन में एक पेड़ नहीं कटने दिया, जहां भी वो तैनात रहे। वो पेड़ को अपने पिता की तरह मानते हैं। लेकिन यहाँ पैसा मिले तो पूरा पूरा बाग सफाया हो जाता है, रातों रात आरा चल जाता है हरे पेड़ों पर। तो कहाँ से प्रदूषण ठीक होगा? भाई
पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। तो पेड़ आप देखिए कि कितना ऑक्सीजन दे। आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा देता है मुंह में, उसका पैसा लेता है और हम कहते हैं डॉक्टर भगवान है। लेकिन जो पेड़ हमें पूरी जिंदगी ऑक्सीजन देता है हम उसको कुछ समझते ही नहीं। तो कहां से जो है आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी? कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि भाई आप दिवाली होती कितना शोर मचता है कि साहब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखा नहीं छूटेगा और वायु प्रदूषण होता है और ये त्योहार वो त्योहार। अभी आप कुछ दिनों में देखिएगा दशहरा आएगा, अब की बार सरकार कहेगी साहब रावण जलाओ ना, अब की रावण गला दबा के मारा जाएगा, बहुत प्रदूषण फैलता है जलाने से, तो इसलिए इसको गला दबा के मारो। तो ये भी तमाम व्यवस्थाएं निकाली जा सकती हैं, क्योंकि दिवाली पे पटाखा नहीं जलेगा, होली पे पानी की बर्बादी नहीं होगी, तमाम सारी चीज़ों को रोकना है। लेकिन जो मूल है जनसंख्या विस्फोट को ये नहीं रोक पा रहे हैं जी, ना उसकी ओर इनका ध्यान है। बहरहाल सरकार अपनी गलती कभी मानती नहीं है और वो इसमें उसको डर है कि कहीं वोट न कट जाए। भाई 2 बच्चों का कानून क्यों नहीं लाती सरकार? जब इस देश में स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा, बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लखनऊ का आप हाल देख रहे हो जहां बैठे हैं, और उसके बावजूद कानून नहीं। बहुमत की सरकार है जी, बीजेपी को कोई इंतजार नहीं करना है, वो जब चाहे तब अमेंडमेंट कर दे, लेकिन करेंगे नहीं। कितना मजबूर हूं मैं ये बता नहीं सकता, और दर्द को मिटाना चाहूं पर मिटा नहीं सकता, और घुटन होती है यहाँ। अब तुम लोग जरा सुन लो, और अगर झूठा हूं मैं तो तुम लोग लखनऊ पूरा घूम लो। तो आप पूरा लखनऊ घूमिए जी, और आपको एहसास हो जाएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि देश की माटी देश का जल, और हवा देश की देश के फल, और सरस बने प्रभु सरस बने, और देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के तन और देश के मन, देश के भाई और बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। जी, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी रिपोर्ट के लिए। डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये PM 2.5 पार्टिकल जी, ये अगर हमारे शरीर में हवा के माध्यम से फेफड़ों में और या हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आता है, ये कितना घातक है, कितना नुकसानदायक है? आदर्श स्थिति 50 से 100 के बीच ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त आप लखनऊ में देखें तो 400 से 500 यानी 8 से 10 गुना ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है। ये कितना घातक है? देखिए, मैं यहाँ पे चूंकि चिकित्सक हूँ तो मैं 2 वैज्ञानिक अध्ययन आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक ग्लोबल बर्डन डिजीज़ है जिसका एक रिसर्च पेपर है, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ। ये मल्टी सेंट्रिक नहीं बल्कि मल्टी कंट्री, मतलब बहुत सारी दुनिया में पूरी एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का इन्फ्लुएंस निकाला गया है जी, और ये अभी हाल ही में लैंसेट जैसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है जी। और ब्रजेश जी और आप सबके दर्शकों की शुभकामनाओं से इसका एक को ऑथर मैं भी हूं। इस पेपर का इंटरनेशनल पेपर है, ये लैंसेट में छपा है, इसका मैं सह लेखक मैं आपकी सराहना करता हूं जी, और आपके पहले भी लैंसेट में आपके कई आर्टिकल्स आ चुके हैं, हम लोगों ने देखा है, और कोरोना के समय आपने बड़ा अपना मूल्यवान समय दिया और प्रयास किया, हम सब उसके लिए आपके आभारी हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो नहीं, आपके दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत पूछते हैं आपको। जी 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 जी। और दूसरी एक रिपोर्ट है, वो भारत की है, प्योर इंडिया की है। उस स्टडी में क्या किया गया कि जो हाईवेज हैं या जो चौड़ी सड़कें हैं जहां से ट्रक होके गुजरते हैं, उसके 200 मीटर के अंदर जो परिवार रह रहे थे जी, उन बच्चों की जो डिलीवरी हुई, और जो गांव में बच्चे डिलीवरी हुए जहां कोई बड़ा हाईवे या वो बड़ी सड़क नहीं है जहां पर वाहन नहीं निकलते हैं, आप देखिए 5 साल तक उन बच्चों को फॉलो किया गया और पाया गया कि एलर्जी, अस्थमा और सांस की बीमारियां उन बच्चों में ज्यादा थी जो इन रोड के किनारे रह रहे थे जहां पर ट्रांसपोर्ट ज्यादा होकर गुजरता है। ये तो रही, आप सोचिए, एकदम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात जो मैंने आपको बताई।
मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए बच्चे, जैसा आपने कहा कि आपकी तो गुजर गई, हमारी गुजर गई, कुछ और साल है, हाँ, ठीक अगली है। पीढ़ी के लिए तो लेकिन हम एक अगली बेहतर पीढ़ी के लिए उत्तर हम प्रदेश कैसा भारत छोड़ के जाएंगे, कैसा प्रदेश छोड़ के जाएंगे, कैसा लखनऊ छोड़ के जाएंगे, ये बहुत चिंता का विषय है और हमें सोचना पड़ेगा। वीरेंद्र जी के हम बड़े प्रशंसक हैं। वीरेंद्र जी ने अभी एक बात कही कि अस्पताल में हम भर्ती होते हैं और जब डॉक्टर इलाज करता है, ऑक्सीजन देता है, फिर बाद में एक ऑक्सीजन का बिल बना के देता है और हम बड़े आसानी से उसको भर के चले आते हैं और थैंक यू और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बचा लिया या मालिक अस्पताल ने बचा लिया। लेकिन ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं और एक बार में हम आधा लीटर सांस लेते हैं। दिन भर में 350 लीटर ऑक्सीजन हमें इन्हीं वृक्षों से मिलती है। अगर गलती से ये वृक्ष अपनी एसोसिएशन बना लें या पार्टी बना लें और आपको बिल थमा दें 350 लीटर रोज की ऑक्सीजन का, क्या हम और आप पे कर पाएंगे? जरा कल्पना करिए। मैंने कैलकुलेट किया है कि मान लीजिए एक आदमी की औसत आयु 65 वर्ष है और 350 लीटर उसे ऑक्सीजन वृक्षों से मिलती है। अगर उसको पेमेंट करना पड़ता छोटे मोटे अस्पताल की दरों से, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो 5 करोड़ रुपए का बिल ऑक्सीजन का हमारी जिंदगी में इन ऑक्सीजन का ऋण के रूप में मिलता है। गॉड, आप तो डरवा रहे हो डॉक्टर साहब। नहीं, डरवा नहीं रहा। आप हमें बदनाम कर सकते हैं डरवाने के लिए, कोई बात नहीं, हमें ये बदनामी एक्सेप्ट है। लेकिन मैं बता दूं, मेरी निवेदन है आप सभी से कि वृक्ष के सामने निकलिए तो कहिए वृक्ष जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन, आज 17 मार्च थी, आपने हमें 350 लीटर ऑक्सीजन दी और मुझे जिंदा रखा। ये प्राणवायु है। ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती जी, समाज की भी जिम्मेदारी है। सरकार की, देखिए सरकार के और समाज की, सरकार तो पॉलिसी बना सकती है जी, इंप्लीमेंट तो हम भी करेंगे। हाँ, ओके। तो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेसर विभूति राय जी, आप मुझे बताइए कि WHO भी मॉनिटर करता है कि दुनिया भर के देशों में एयर पोल्यूशन के लेवल क्या है या जल प्रदूषण कितना है। भारत की स्थिति आप वहाँ पे कहाँ पाते हैं और हम चूक कहाँ पे कर रहे हैं और हम क्या बेहतर तरीके इस्तेमाल करें ताकि हम ये कार्बन उत्सर्जन को और कम कर सकें और अपनी आबो हवा को बेहतर बना सकें? जी, देखिए, ऐसा जहाँ तक सवाल है थर्मल पावर प्लांट्स का, तो यूपी में जहाँ तक मुझे मालूम है फ़िलहाल एक ही प्लांट है जो कि शक्ति नगर में है और मेन जो सिटीज़ हैं उससे बहुत दूर है। मुख्य रूप से जो पर्यावरण और ख़ास करके जो वायु प्रदूषण है वो यहाँ पर होने वाला जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बहुत पुअर है और उसको सरकार के माध्यम से भी, म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से भी एक जगह से इकट्ठा करके दूसरी जगह पे उसके पहाड़ बना दिए जाते हैं। ये करीब करीब सभी शहरों में है और उसी तरह पानी का भी है। लखनऊ शहर में 37 नाले जो हैं गोमती नदी में मिलते हैं। पूरे शहर के लगभग 35 लाख लोग जो हैं जो अपना एक्सक्रीटा निकालते हैं, पाखाना निकालते हैं, पेशाब निकालते हैं, वो गोमती नदी में जाती। 3-4 STP बनाए गए हैं लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत ख़राब हालत में है, खस्ता हालत में है। हम सबसे दुर्भाग्यशाली देशों में से एक हैं जो अपने नदियों को भी ठीक से सम्मान नहीं दे सकते। जी जी, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि पर्यावरण के प्रति कितनी यहाँ पर लोगों को उसके बारे में ज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला कि किसी भी स्तर की जो पढ़ाई हो रही है, नर्सरी से लेकर के प्रोफेशनल MBBS इंजीनियरिंग तक, सब क्लासेस में पर्यावरण को पढ़ाया जाना कानूनन ज़रूरी है। अब इसकी स्थिति मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षण का कार्य शुरू किया और बहुत सारे पास आउट हुए, लेकिन 95% इंस्टीट्यूशंस में पर्यावरण विभाग ही नहीं है। आप शिक्षा दे नहीं रहे हैं, लोग शिक्षित हैं नहीं, मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं आप जैसे बहुत कम लोग जो ऐसे विषय उठा। अरे अभी आप जो बोल रहे हैं फेसबुक पे लाइव जा रहा है, मेरे सामने रखा है जी। कई लोग गुस्सा हैं कि आज अजान पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने अजान पर चिट्ठी लिखी है और तुम पागल हो गए हो जो पर्यावरण पे डिबेट कर, वो मुझे ही भला बुरा लिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब मैं इनको क्या जवाब दूं? जी, यही बात है कि लोग सेंसिटिव, मैं कह यही पाखंडी लोग हैं। जी जी, यही पाखंडी हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कि समस्या इनके घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जी, और दूसरी बात यह कि अब मुझसे कह रहा है कि अजान पे डिबेट करो। अब इसको मैं क्या तो जवाब दूं? अब इसमें देखिए आपके स्तर पे मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश की कोई भी सरकार हो, उनको ये जो पर्यावरण के छात्र छात्राएं निकलते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, डिपार्टमेंट्स नहीं खुले हैं। क्यों नहीं खुले हैं?
आफ्टर ऑल हमको अगली जनरेशन के लिए अपने को तैयार करना है जी, और ये जिम्मेदारी सरकार की। करेक्ट है सर, थैंक यू सर। एक चीज और कहना चाहूंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए हम लोग डिस्कस फिर करके चले जाएंगे। मुझे लगता है 2 इसके सिंपल सॉल्यूशन है। एक तो ऑड और इवन नंबर का प्राविधान परमानेंटली करना जब तक कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण ठीक ना हो जाए, और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना प्रेरित करना कि एक बड़े पेड़ को कहीं पे लगा के उसकी सेवा कर, वो भी असली पेड़, असली पेड़, नीम के पेड़ हैं, ओके। बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, समस्या विकराल है, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, आपके पास सोल्यूशन क्या है और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? और आपको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए और बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को जब आप क्लास लेने जाएं या अपनी पार्टी फोरम पे खड़े हों, तो पर्यावरण की बात आपको सबसे पहले करनी चाहिए। देखिए विजय जी, आपका ये आज की डिबेट वास्तव में ऐतिहासिक है और जीवन भर रिकॉर्ड करने लायक है। तो कितने गंभीर विषय प्रायः चैनल्स नहीं उठाते हैं, आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र। मैं ये कहना चाहता हूं, कभी जो मेरे पहले वक्ता बोल रहे थे, ये बात सही है कि पर्यावरण का स्टाफ किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे ज्यादातर नहीं, लेकिन फिर भी एक पर्यावरण का पेपर होता है जिसको पास करना जरूरी होता है ग्रेजुएशन में। तो एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये है कि जहां पर सरकार का रोल है वहां पर समाज का भी उतना ही रोल है, बल्कि समाज का रोल ज्यादा है। मैं केवल ये कह दूं कि आप गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पौधारोपण करिए, और उस पौधारोपण का संरक्षक उस कार्यकर्ता को बनाया और उसकी जिम्मेदारी सौंपी कि ये जो पौधा आप रोपित कर रहे हैं, जितने उनका विकास हो, बढ़े, और देखें उनका खाद पानी जो भी इंतजाम हो वो आप करें। दूसरी बात, सरकार के स्तर पर भी ड्राइव चलते हैं, लेकिन जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो सरकारी अभियान उतने ना हो, लेकिन हमने राजनीतिक दल के तौर पर एक गंभीर प्रयास किया है जिसको लोगों ने देखा है और सुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 कारक हैं, उन 6 कारकों पर गंभीरता से सरकार को भी और समाज को भी कार्य करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अलार्मिंग समय है कि जब सरकारों को इस विषय पर एड्रेस करना चाहिए और एक कठोर पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए मुझे आज बीरेन सिंह जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो आबादी एक विषय है, वो आबादी वास्तव में एक समस्या है, क्योंकि रिसोर्सेज का चरण होता है, वो रिसोर्सेज का मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हुआ होगा कि आप बीरेन जी से सहमत हैं। हाँ, आज पहली बार सहमत हैं और वो ठीक कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि जो आबादी का विषय है वो भी एक गंभीर समस्या है, जिससे रिसोर्सेज का उपयोग होता है और ज्यादा उपयोग होता है, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जीवाश्म ईंधन की जरूरत पड़ती है, और दूसरे बिजली की जरूरत पड़ती है। आईपी सिंह जी, तो जो खर्चे बढ़ते हैं, आप एक राजनीतिक दल हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन है, पर आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति ना करें, डोर डोर जाएं, अपने हर पॉलिटिकल कैंपेन में पर्यावरण को प्रमुख मुद्दा बनाएं। आपकी पार्टी के मुखिया तो खुद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्हें तो ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए। आप लोग के लिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल सोशल एजेंडा होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते ही नहीं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और वो जब सांसद थे, तो मुझे याद है कि मैंने खुद उन्हें देखा है कि अनेकों बार अपनी जिप्सी में वो बड़े बड़े पेड़ ले जाकर लोगों के साथ लगाते थे। और यही कारण था कि लखनऊ के अंदर लोहिया पार्क आप जाइए, आज कितनी ग्रीनरी है, समाजवादी पार्टी की बनाई हुई है। आप जाइए जनेश्वर मिश्र पार्क देखिए, जो बिल्कुल इग्नोर कर दिया इस सरकार ने। शायद वहां जाने के बाद लगता है कि हम वाकई पर्यावरण का यहां रक्षा होती है। और ब्रजेश जी, मैंने कहा कि 56 घंटे और 72 पेज की जो रिपोर्ट बनाई थी वो पर्यावरण पर और कैसे शहर बेहतर बने, उस पर हमने खुद काम किया है। और गोवा एकमात्र राज्य है जहां 2 इंच का अगर पौधा हो जाता है तो कोई उसकी कटिंग नहीं कर सकता। आप विश्वास करिए, मेरे खुद के कॉलोनी में जो पार्क है, हमने बड़ी मेहनत करके वो अलाट हो गया था, सरकारें अलाट कर दी थी उसको, हाई कोर्ट से स्टे कराए और प्लांट्स लगवाए। कॉलोनी में एक डॉक्टर है, 1-2 वो खूबसूरत बने रहे, उसको कटवा देते हैं, तू मैं होती है, फिर भी हम सब संघर्ष करते रहते हैं। इस राउंड में थोड़ा सा वक्त का अभाव है, संख्या में प्लांट्स मत लगवाइए। धन्यवाद। एक मिनट कंक्लूड कर रहा हूं।
करोड़ों की संख्या में प्लांट्स मत लगवाइए, लाख में लगवाइए और गोद दे दीजिए। ज्योति प्रकाश जी, इसका जो खर्चा आप होगा क्या हम आपको सुझाव देंगे। देना चाहेंगी मैं अपने समझता हूं अनुभव के कि आधार पर, उससे समाधान होगा। आप द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, आपने जो पर्यावरण प्रदूषण पर काम किया उसके आधार पर आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, सोसाइटी को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि हम इसको बेहतर तरीके से हैंडल करें? देखिए, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि जो वन महोत्सव यानी जो प्लांटेशन डे मनाते हैं हम लोग जुलाई में मनाते हैं, उसके जुलाई के जो प्रथम 2 सप्ताह होते हैं उस पर हम लोग प्लांट्स लगाते हैं उसमें। तो उस प्लांट्स को सिर्फ हम 1 महीने को नहीं टारगेट करें कि हम सिर्फ जुलाई में ही लगाएंगे, हमें जब भी सुविधा हो, जब भी हो सके हमें वो प्लांट लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो प्लांट्स हैं हर एक घर में लोग क्या करते हैं कि अपने घर के आगे सारी कंक्रीट बनवा देते हैं कार पार्क करने के लिए, खेलने के लिए। तो हर किसी को अपने घर के आगे एक पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, वो तो उनको पौधे लगाने ही लगाने चाहिए। दूसरा, जो पॉपुलेशन एक गंभीर समस्या है जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण दिखता नहीं है आँखों से, जो यहाँ पर दिखता है लोग उसी को गंभीरता से लेते हैं। जबकि हमारा सोशल मीडिया, आपके जैसे न्यूज़ चैनल, जैसे आपने आज डिबेट करवाई है, ये हर दिन का डेटा दिखाते हैं कि हमारे कितना पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, हम किस खतरे को फेस कर रहे हैं, हमें उससे निकलना चाहिए, पर इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो इसको सबको गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है इसको एक ड्राइव चला के जनता को अवेयर करने की जरूरत है कि ये कितनी बड़ी विपत्ति और कितनी बड़ी समस्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, और जब मैं बच्चों को विजिट पे कहीं भी ले जाती हूँ इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो कम से कम मैं 100 पौधे एक बार में लगवाती हूँ। तो प्लांट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको कि हमको फोकस करना ही करना चाहिए। थैंक यू मैडम। उसके बिना इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। जी, प्रोफेसर राहुल चौधरी जी, आप अपने अनुभव के आधार पर भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारी सिविल सोसाइटी को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि हम आने वाले वर्षों में एक बेहतर उत्तर प्रदेश, एक बेहतर लखनऊ, एक बेहतर नोएडा, बेहतर गाजियाबाद, बेहतर भारत छोड़ कर जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए? देखिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, सबसे पहले उनको सोर्स अपॉर्चमेंट करने की ज़रूरत है कि आपका अगर जो पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, कभी आ रहा है व्हीकल से हो रहा है, कभी स्टोन क्रशर से हो रहा है, कभी इंडस्ट्रीज से हो रहा है, तो वो एक स्टडी करेंगे और उसके बाद वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये होगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स हैं, तो आप किसी तरह का उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं और क्या मिटिगेशन प्लान होगा वो नहीं हो सकता है। नंबर 2 जो है वो आपका है, आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कानून अभी आपको याद होगा अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि हम जस्टिस मदन लोकुर की कमेटी बना रहे हैं जो कि देखेगी कि क्या काम हो रहा है और प्रदूषण पे क्या क्या काम हुआ है और किसकी ज़रूरत है। उसके दूसरे दिन आपके केंद्र सरकार ने कोर्ट को बोला कि हम एक कमेटी लेके आ रहे हैं और वो ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कमीशन लेके आए, कमीशन ऑन एयर पॉल्यूशन, उस पर काम करने के लिए, जिसमें सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे 10-15। उसको सरकार ने, और ये 2 दिन पहले अभी लैप्स कर गए और वो ऑर्डिनेंस भी नहीं आया। तो सरकार इस तरह की भुलावे वाला काम ना करे जिससे कि ये इस तरह की बात करे। अभी आपने अगर 2-3 दिन पहले का समाचार पत्र देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि अभी फॉरेस्ट 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फॉरेस्ट अगर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं भी रिकॉर्डेड है तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा, और 1996 से अभी तक इस तरह से ही माना जा रहा है। हरियाणा में सिर्फ 3% के आपके फॉरेस्ट हैं, यूपी में भी फॉरेस्ट की जो प्रतिशत, और इसमें जब अभी क्या सुझाव आया है या प्रपोजल गया है सरकार की तरफ से कि जो फॉरेस्ट है उसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड है उसको ही हम फॉरेस्ट मानेंगे। तो आप जब बात कुछ और कर रहे हैं और काम कुछ और कर रहे हैं, इससे हम किसी तरह के नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं, अभी हमारे भारत में लगभग 35 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 35 के आसपास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। उनको आपको एक तो उसमें स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है, दूसरा उसमें चेयरपर्सन आप देखेंगे ज्यादातर कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं और वो किसी तरह का कोई काम, किसी इंडस्ट्री को नोटिस भेजना हो, करना हो, उसमें उनको बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है, उसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। जी,
तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में हम कुछ बेहतर स्थिति में होंगे या गंभीरता नहीं देख रहे हैं आप सरकार और समाज दोनों में? अभी तक तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 आप ग्राफ देखें तो हमारा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ आपका वो पैच वर्क हो रहा है कि कहीं पे कुछ छोटा सा कुछ हो गया, उसको बस दिखावे के लिए हम कुछ कर दें। सरकार यहाँ कुछ काम और करती है और दिखावे के लिए विदेशों में। थैंक यू सर। डॉक्टर सूर्यकांत, आप कुछ उम्मीद का हल देखते हैं? देखिए, दोनों लोगों से मैं अपील करूंगा, अपील कर सकता हूं, एक्सपर्ट हूं तो अपील कर सकता हूं। एक तो मेरा सुझाव है कि ये जो 10 शहर इस लिस्ट में आए हैं, मनोज जी बैठे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो क्या हम कुछ महीनों के लिए इन 10 शहरों में कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं क्या? अरे भाई, सरकार के, मैं तो रोज अखबार में पढ़ता हूँ, ये फ्लैट खाली पड़े, वो फ्लैट खाली पड़े, प्राइवेट के भी खाली पड़े, कोई खरीदार नहीं है, तो अननेसेसरली इतना कंस्ट्रक्शन हम क्यों किए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, समाज से हम अपील कर सकते हैं कि बहुत छोटा सा एक संकल्प लो, चाहे आपके बच्चे का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या कोई भी आपके यहाँ शुभ अवसर हो। मान लीजिए 10वीं वर्षगांठ है आपके बच्चे की, तो उस बच्चे से 10 पौधे उस दिन जरूर लगवाइए। आपकी अगर सिल्वर जुबली है तो 25 पौधे आप लगवाइए। बस इतने छोटे छोटे अगर आप संकल्प लेना शुरू करें, और रात को सोते समय हर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों से मेरी अपील है कि ये सोचें कि मेरे कारण तो आज वायु प्रदूषण नहीं हुआ। बहुत अगर अच्छा मैंने सुझाव सिगरेट दिया पी है तो मैं जिम्मेदार हूं वायु प्रदूषण को। ये बार बार अजान पर जो मुझसे सवाल पूछ रहा है उसको आपने बहुत सटीक जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए, जो हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद आवश्यक है। तो इस प्रदूषण को रोकना जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी एक राज्य के नागरिक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में हम सब की भी बनती है। और हम सबको आगे आकर इस बड़ी विपत्ति, इस बड़ी समस्या का सामना करना होगा और इसको ठीक करना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर उत्तर प्रदेश देकर जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।